चलो आज एक नया बहुत बढ़िया सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब तक की क्लासेस बहुत बढ़िया जा रही हैं यार। हमने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है, ठीक है, और आगे भी हम बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर कर लेंगे। सो जो पहला चैप्टर है ना यार, ये जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन जो आपका हमारा ये चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज यही चैप्टर मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर में इंटरलिंक्ड होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी हर चैप्टर में कंटिन्यू होंगी। क्लियर हो रही है वाली बात। सो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज टेंसाइल टेस्ट। आप हेडिंग डालिए टेंसाइल टेस्ट। सो ये आपकी हेडिंग है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेंसाइल टेस्ट करना है फ्रॉम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल टुगेदर सिविल इंजीनियरिंग। अरे बढ़िया, ये क्या नया नाम है, टेंसाइल टेस्ट करना है। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप ये हेडिंग डालिए फटाफट, टेंसाइल टेस्ट। देखते हैं आज हम क्या होता है। ठीक है ना। चलो 10 लोग हो गए, अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए हैं यार जो नहीं आ पाए हैं। मेरे ख्याल से मैसेज तो आया है यार। आप कोशिश देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारी क्लासेस में क्या है, देखो ऐप को अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। मैंने कल जूम ऐप से क्लास ली तो थी, टेस्ट भी किया था, ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, ऐप यार ये वैसे सही चल रहा है, ठीक है। ऐप को अपडेट होने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा यार। बिल्कुल जैसे ही अभी ये क्लास चली ना, बिल्कुल ऐप में ऐसी ही क्लासेस हो जाया करेंगी, ठीक है ना। सो थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारी क्लासेस 7 बजे से होती हैं फ्रॉम 7 PM, आपको क्या करना है, ठीक है, 7 बजने के आप मैं 5 मिनट पहले अपडेट कर देता हूं। तो चैट सेक्शन में जाके, आई होप चैट भी आपको विजुअल होती होगी, ठीक है। आप ये मुझे बताइए, चैट आप लोग को विजिबल होती है क्या? चैट का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाता है क्या, जो मैं चैट में अपडेट करता हूं? कभी कभी क्या होता है, जो अनाउंसमेंट वाला मैसेज है वो नहीं आ पाता है, ठीक है, कभी कभी अनाउंसमेंट वाला मैसेज नहीं आ पाता है। सो आप क्या करिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि चैट में वो चीज अपडेट कर दूं। क्लियर है। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए। नाउ दी फर्स्ट हेडिंग इज, आज की हमारी जो हेडिंग है, आप लोग हेडिंग डालिए टेंसाइल टेस्ट। ये देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट आप लोग हेडिंग डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टेंसाइल टेस्ट इज डन बाय, ठीक है, कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब देखो हम किस पे टेंसाइल टेस्ट, हम स्टील बार लेंगे। अभी सारी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि कितना स्पेसिमेन लेते हैं, क्या उसकी लेंथ होती है, क्या डायमेंशन होती है, ठीक है। सबसे पहले आप टेंसाइल टेस्ट हेडिंग डालिए, और टेंसाइल टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं वो करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। अब हमारी रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आज से आप ये समझ के चलिए, आज से हम रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट हम किस में कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्लियर हो गया। तो दिस इज कंडक्टेड ऑन, टेंसाइल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन से हम क्या कर सकते हैं, वाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेंसाइल टेस्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट भी कर सकते हैं, और शियर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन दिस मशीन वी कैन परफॉर्म द टेंशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है, वी कैन कंडक्ट द कंप्रेशन टेस्ट। तो किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी हो, किसी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी हो, तो कंप्रेशन टेस्ट करते हैं हम। किसी भी मटेरियल की हम क्या कर सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, तो शियर टेस्ट भी करते हैं हम इसमें। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करते हैं, ठीक है। लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, लोड इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। अब आप देखो, पहली ही क्लास में मैंने आपको यह बता दिया था कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। ग्रेजुअली अप्लाइड इज ऑल्सो नोन एज क्वासी लोडिंग, क्वासी लोडिंग, यस और नो, जल्दी बताइए मुझे।
ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग इज नोन एज क्वासी लोडिंग, यस और नो, जल्दी बताइए मुझे। बताओ यार, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। क्वास यस, वेरी गुड, क्वासी लोडिंग। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, मतलब इंक्रीज किया, जीरो से वन आए, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर जीरो से वन आए, फिर ब्रेक लिया, फिर जीरो से वन आए। तो लोड इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ये आप ध्यान रखिएगा। लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, तो आपको इसे क्या अज्यूम करना है? ये ऐसे, ये सो लोड इज अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एज द टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? लोड बढ़ा रहे हो। तो ये, तो अगर जीरो से पी आना है तो धीरे 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 आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ जीरो है और ये आपका कौन सा लोड है? ये आपका पी लोड है। तो लोड हैव अप्लाइड फ्रॉम जीरो टू पी। इतना समझ में आया? क्लियर हो गई बात, ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या स्पेसिमेन होता है। ठीक है, चलो स्पेसिमेन देखते हैं हम क्या होता है, कैसा स्पेसिमेन होता है। और आप लोग को आज एक फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, आपने अब तक जो पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलत पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, इसका स्पेसिमेन कैसा होता है। स्पेसिमेन हेडिंग डालिए, इसमें कैसा स्पेसिमेन होता है ये हम देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से, स्पेसिमेन बिल्कुल ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, ये देखो, देखिए स्पेसिमेन विल लुक लाइक दिस। ये देखो स्पेसिमेन बिल्कुल ऐसा होता है। अभी देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो स्पेसिमेन इज लुक लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स इसमें लेते हैं और ये दो पॉइंट्स आपके ये हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर दी टू पॉइंट्स। आपने क्या किया, आपने ये स्पेसिमेन लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये माइल्ड स्टील ले लिया आपने, एक ये आपने ले लिया ए और ये पॉइंट आपने ले लिया बी। ठीक है, और ये कर्वेचर से थोड़ा सा दूर होते हैं, ये कर्वेचर से थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो कर्वेचर है इससे थोड़ा सा दूर होते हैं ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस डायग्राम को कैसे बना सकते हो, इसको ए पॉइंट को थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, ए पॉइंट को यहां भी रख सकते हो, यहां पर, और ये बी पॉइंट हो गया। ये देखो ये स्पेसिमेन होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ग्रिप्स, इन्हें बोलते हैं ग्रिप्स। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, आपने जितने अभी तक जब भी सोम पढ़ा होगा ऐसा स्पेसिमेन नहीं देखा होगा। और मैं आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, इसके जो कोडल प्रोविजन है, और इस लेंथ को हम लोग पढ़ते हैं ग्रिप लेंथ। दिस लेंथ इज नोन एज एल जी, इसे बोलते हैं ग्रिप लेंथ। ठीक है, एंड दीज ऑल स्पेसिफिकेशंस आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ASTM। These all specimens are taken from ASTM, American Society of Testing Material.
ठीक है, और इसमें आपको एक नोट लिखना है, ये आपने एक स्पेसिमेन ले लिया, अब इसको आप क्या करते हैं, यूटीएम में रखते हैं और इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे। अब आप देखेंगे ए और बी में कैसे कैसे लेंथ चेंज हो रही है, कैसे कैसे इनका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि ए और बी क्यों यहां पर लिया, वाई नॉट दिस एट दी कर्वेचर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्यों नहीं लिया, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक ही क्यों नहीं, क्योंकि कर्वेचर पे क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। एट दिस पॉइंट इट इज बीन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली दैट जब भी हम कभी लोड अप्लाई करते हैं तो इन पॉइंट्स पे क्या होता है, स्ट्रेस, एकदम से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे ना, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं दो पॉइंट्स में करते हैं, दीज टू पॉइंट्स आर टेकन अवे फ्रॉम दी कर्वेचर, अवे फ्रॉम दी कर्वेचर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमने ये दो पॉइंट्स कर्वेचर से दूर ही क्यों लिए, क्योंकि कर्वेचर पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से क्या घाटा हुआ, क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जहां पर होगा वहां पर आपने लोड अप्लाई किया, एकदम से स्ट्रेस डेवलप हो गया, और यहां पर सेंटर पे वो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, एकदम से स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मटेरियल का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स अवे फ्रॉम दी कर्वेचर लेते हैं। तो ये मैं नोट के फॉर्म में लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए। ठीक है, ये मैं नोट के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, आर टेकन अवे फ्रॉम कर्वेचर, आर टेकन अवे फ्रॉम कर्वेचर, आर टेकन अवे फ्रॉम कर्वेचर। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ भी देख, हाँ भी देख, हाँ हाँ भी देख, हाँ हाँ हाँ, वो तुम लोग एलिजिबल नहीं हो उसमें। नहीं नहीं नहीं। ठीक ठीक है, चल मैं एक काम कर रहा था, मैं फ्री होकर कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर टेकन अवे फ्रॉम द कर्वेचर। ठीक है, और रीजन क्या है, बिकॉज देर इज अ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एट कर्वेचर देर इज अ स्ट्रेस कॉन्सेंट, बिकॉज, ठीक है, एट कर्वेचर देयर इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ए और बी हमने क्यों पॉइंट लिए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, अब एएसटीएम ने क्या बोला हुआ है, व्हाट एएसटीएम के क्या गाइडलाइंस है, व्हाट इज द ग्रिप लेंथ, ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड एज 5.65 अंडर रूट ऑफ एक्चुअल क्रॉस सेक्शन, 5.65 अंडर रूट ऑफ एक्चुअल क्रॉस सेक्शन। ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। अब बड़ी बड़ी जो कोचिंग है दिल्ली की, वहां पर क्या बताया गया है, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बताया गया है। ठीक है ना, सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो, इस चीज में क्या मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये सर्कुलर स्टील बार हुआ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, अगर ये सर्कुलर हुआ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, यहां पर ये लिख सकता हूं, ग्रिप लेंथ इज इक्वल टू 5.65 अंडर रूट ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर। अब अगर पाई बाई 4 अंडर रूट के बाहर निकालोगे, अंडर रूट डी नॉट स्क्वायर करोगे, इसे जब सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल कम आउट टू बी, गेज लेंथ इज नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बार, 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखिएगा और इस पे सितारा लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए फटाफट। जब क्लास ओवर होगी तब आप ये चेक कर लीजिएगा, 5.65 अंडर रूट ऑफ पाई बाई 4, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, लमसम 5 आ जाएगा, और अंडर रूट डी नॉट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबने लिख लिया यहां तक, डन।
चलो बढ़िया। अब देखते हैं, अब देखो क्या हुआ। अब हमने कल स्ट्रेस डिफाइन कर लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, वो हमने कल देख लिया था। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, अगर आपने पी फोर्स लगाया है, ठीक है, पी फोर्स लगाया है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, आपने लोड लगाया पी, ठीक है, कितना लोड लगा रहे हैं, कितना उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट करते रहते हैं। लोड आपने लगा दिया इस स्पेसिमेन में, लोड आपने लगाया, पी लोड आपने लगा दिया, ठीक है, पी लोड आपने लगाया। फॉर एग्जांपल टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, पी लोड लगाया, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर ये यूनिफॉर्म एरिया होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर आप क्या करते हैं, एक्चुअल एरिया लेते हैं, एक्चुअल एरिया बिफोर द टेस्ट, ए नॉट ओरिजिनल एरिया, ए नॉट इज ओरिजिनल एरिया। अगर हम ओरिजिनल एरिया कंसिडर करते हैं, दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, when we consider the original area, बहुत ध्यान से सुनिएगा, when we consider the original area, अगर हम ओरिजिनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, देन स्ट्रेस इज नोन एज, ठीक है, स्ट्रेस इज कॉल्ड एज नॉमिनल स्ट्रेस या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल एरिया ले रहे हैं, ओरिजिनल एरिया ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट होने से पहले जो उसका ओरिजिनल एरिया, क्योंकि टेस्ट के बाद क्या होगा, जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, ठीक है। सो अगर आप ओरिजिनल एरिया कंसिडर करते हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए, तो दैट स्ट्रेस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं स्टील बार में, अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं स्टील बार में, जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है, उसमें अगर आप चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ मतलब दिस LG, दिस गेज लेंथ with respect to the original length, ठीक है, then this is known as, ठीक है, conventional strain, ठीक है, nominal strain, या फिर engineering strain। तो इसको हम क्या बोलते हैं, this strain is known as nominal strain, this strain is known as nominal strain, engineering strain, या फिर conventional strain, engineering strain, या फिर conventional strain। ये समझ में आ गया सबको, दैट स्ट्रेन इज नोन एज नॉमिनल स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेन। तो यह ध्यान रखिएगा। अब आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ अब एक हम क्या करते हैं, ESC इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। ESC इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, ESC इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी हम कभी टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। व्हाई नॉट लोड और लोड इलोंगेशन कर्व क्यों ड्रॉ नहीं करते हैं, व्हाई वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रादर देन हम क्या करते हैं, हम लोड इलोंगेशन कर्व ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाई फॉर एनालिसिस लोड वर्सेस elongation curve are not drawn। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों आपका जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो लोड इलोंगेशन कर्व नहीं ड्रॉ किया जाता है, रादर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं।
ये बात तो सबको पता है, आपने हर जगह क्या देखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है, लोड इलोंगेशन कर्व आपने नहीं देखा होगा एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या है, कैसे इसका आंसर देंगे, ये इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है, लोग सोम पढ़ लेते हैं 10-10 बार, ठीक है, और उसके बाद भी इवन कई सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है ये चीज कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व क्यों ड्रॉ किया जाता है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व क्यों नहीं, लोड इलोंगेशन कर्व ड्रॉ नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं क्या इसका आंसर होता है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया, यहां पे लोड और इलोंगेशन। ठीक है, लोड इलोंगेशन। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दो स्पेसिमेन आपने लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, दो स्पेसिमेन लिए आपने, 2 स्पेसिमेन, जिनका क्या है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का है। ठीक है, दो स्पेसिमेन लिए जो जिनका मटेरियल सेम है बट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। अब 2 मिनट पेन नीचे रखना। ठीक है, 2 मिनट पेन नीचे रखना, अभी मत लिखना। ठीक है, अब आप सुनो बहुत ध्यान से, फिर मैं टाइम दे दूंगा, आप ये पूरा लिख लीजिएगा। दो स्पेसिमेन आपने लिए, सेम मटेरियल के हैं बट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। अब बहुत ध्यान से देखिए, दोनों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो मटीरियल है, अब देखो बहुत ध्यान से, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है बट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, सेम मटेरियल है बट क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शन डिफरेंट आपका है, क्रॉस सेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है यहां पर। ठीक है, सेम मटेरियल है, दो स्पेसिमेन ले लिए, स्पेसिमेन 1 और स्पेसिमेन 2। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट अस सपोज 10 यूनिट का है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, लेट अस सपोज क्या है, 1 यूनिट का है। ठीक है, अब आपने इनमें लोड लगाया, आपने क्या किया, इन पे लोड लगाया, और आपने ये देखा, ठीक है, आपने क्या देखा कि, ठीक है, आपने क्या देखा कि, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपने लोड लगाया इस पे 100 यूनिट का। ठीक है, ये फेल नहीं हुआ। ठीक है, ये फेल नहीं हुआ। आपने इस पे लोड फॉर एग्जांपल 90 यूनिट का लोड लगाया, दोनों पे 90 यूनिट का लोड लगाया, तो ये वाला फेल नहीं हुआ। बिकॉज क्या है, यहां पर पहले स्पेसिमेन में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज मोर टू रेजिस्ट द लोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर टू रेजिस्ट द लोड, रेजिस्ट द लोड। सेम लोड आपने क्या लगाया, बी स्पेसिमेन में लगाया, तो देखो यहां पर क्या चीज होगा, यहां पर क्या होगा, एरिया कम है लोड रेजिस्ट करने के लिए, तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा। भाई इसमें क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा कि नहीं होगा। अब आपने क्या किया, लोड को इंक्रीज करके कर दिया 100 यूनिट, लोड को इंक्रीज करके आपने कर दिया 100 यूनिट। ठीक है, और दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों ही सेम मटेरियल है बट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। इसमें आपने जैसे ही 100 यूनिट का लोड किया, ये फेल हो गया, इसमें क्रैकिंग आ गई, ये फेल हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे ही आपने 100 यूनिट का लोड इसमें लगाया, ये फेल आपका हो गया, ये फेल हो गया। मतलब 100 यूनिट के लोड पे ये फेल हो गया, बट 100 यूनिट के लोड पे ये फेल नहीं हुआ। लेट अस सपोज ये 1000 यूनिट के लोड पे ये फेल होता है। इसका क्या मतलब हो गया, एक ही मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, सो क्या होगा, एक ऐसा अलग अलग लोड हमें मिल रहा है जो कि मटेरियल को फेल कर रहा होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल में भी हमें क्या हो रहा है, अलग अलग लोड मिल रहे हैं टू कॉज द फेलियर ऑफ द मटेरियल। अगर सेम मटेरियल है, बहुत ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही मटेरियल के लिए मुझे, एक ही मटेरियल के लिए मुझे स्पेसिमेन 1 के लिए क्या हो गया, 100 यूनिट का लोड इलोंगेशन कर्व मिला। ठीक है, जिस पे ये फेल हो रहा है, और दूसरे मटेरियल के लिए क्या हुआ, पहले वाले के लिए 1000 यूनिट पे, ये 1000 यूनिट के लोड पे फेल हो रहा है, और सेकंड वाले के लिए क्या हो रहा है, ये 100 यूनिट पे फेल हो रहा है। मतलब सेम मटेरियल के लिए, एक ही मटेरियल के लिए लोड इलोंगेशन कर्व हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस की।
स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर अगर मैं निकालता हूं, मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलियर, फेलियर पे मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 1000/10 इज इक्वल टू 100 इसके लिए, और इसके लिए देखिए सिग्मा मैक्स एट फेलियर, सिग्मा मैक्स एट फेलियर, ठीक है, ये देखते हैं कितना हो जाएगा, 100/1, इसका मतलब क्या हो गया 100, मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर इज कांस्टेंट, एक ही स्ट्रेस एट सेम मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या है, सेम है, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो एक ही मटेरियल के लिए स्पेसिमेन अलग अलग लोड पे फेल हो रहा था, बट एक ही मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस एट द फेलियर क्या है, सेम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए इन चीजों को, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। समझ में आया, जल्दी बताओ मुझे, समझ में आया ये चीज? बाकियों का रिप्लाई नहीं आ रहा है यार, बाकी लोग बड़े सुस्त हो गए हैं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। आज के बाद याद रखोगे ना, वाई लोड इलोंगेशन कर्व क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि देखो लोड इलोंगेशन कर्व क्यों नहीं मिला, क्योंकि जैसे जैसे क्रॉस के एक ही मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए अगर जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको इनफाइनाइट अलग अलग इनफाइनाइट लोड इलोंगेशन कर्व मिल जाएंगे, आपको इनफाइनाइट लोड इलोंगेशन कर्व मिल जाएंगे। क्लियर हो गई वाली बात, आपको इनफाइनाइट लोड इलोंगेशन कर्व मिल जाएंगे, बट अगर आप क्या करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द फेलियर, अगर आप ये देखते हैं एक मटेरियल का क्या होता है, एक ही होता है, एक मटेरियल का एक ही होता है, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रादर देन लोड इलोंगेशन कर्व। ठीक है, अब आप लिख लो फटाफट, यहां से लिख लीजिए, ये जी लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स में सारी थ्योरी पूरी की पूरी लिखी हुई है, ठीक है, तो ये लिख लो, ठीक है, जैसे आप ये जब अपने ये नोट्स भी बनाओगे ना तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लिखा सबने, सबने लिख लिया? डन, ये भी लिख लीजिए फटाफट। बढ़िया बढ़िया, सो इसमें लिख लीजिए, सो ठीक है, ठीक है,
अब देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? अभी तक हमने क्या देखा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्यों लेते हैं, और अगर आप एक्चुअल एरिया लेते हैं, एक्चुअल लेंथ लेते हैं स्पेसिमेन की, सो यू विल गेट स्ट्रेस और स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेन। ठीक है, वी कैन ड्रॉ बट फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन। देखिए फॉर एग्जांपल इस स्पेसिमेन के लिए हमारा क्या होगा? लोड इलोंगेशन डायग्राम अलग होगा। ठीक है, फिर अगेन इस वाले स्पेसिमेन के लिए लोड इलोंगेशन डायग्राम आपका अलग होगा। और एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फेलियर दोनों का स्ट्रेस सेम होगा। तो फेलियर लोड क्या होगा? देखो नहीं समझ में आया तो फेलियर लोड भी अलग अलग हो जाएगा, बट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फेलियर स्ट्रेस दोनों का सेम होगा, बट लोड इलोंगेशन डायग्राम में दोनों का फेलियर लोड अलग अलग होगा। तो ऐसे आपके इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सो इनफाइनाइट, एक ही मटेरियल के आप इनफाइनाइट लोड इलोंगेशन कर्व बना सकते हो। तो इसका मतलब लोड इलोंगेशन कर्व क्या कहते हैं? मटेरियल पे डिपेंड नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? बाई टेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट डायग्राम को एक ही डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कल बताया था कि नहीं बताया था? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ठीक है ना, तो यहां नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। सो टेकिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, बाई टेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डिफरेंट डायग्राम, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू सिंगल डायग्राम। ठीक है, और वो डायग्राम किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। दैट डायग्राम डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। रिटन एवरीवन? सबने लिखा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जिसने ईएससी की बहुत डिटेल में प्रिपरेशन की होगी ना, वही ये सारे क्वेश्चन बता सकता है। और मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। इसकी नॉलेज अभी आप देखिएगा, इसके बाद जब मैं आरसीसी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, सोम का एक एक कॉन्सेप्ट मैं वापस रिपीट करूंगा। जब मैं स्टील आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सोम का एक एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग का सोम का रिपीट होगा। तो ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट आप अभी क्लास में हो, एक बात का आंसर आप मुझे करो, सबने ऑलरेडी सोम तो पढ़ी रखी है, सबने पढ़ रखी होगी, कोचिंग आप सबने कर रखी है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो तरीका है बताने का, ये आप लोग को इफेक्टिव लगा कि नहीं लगा? चलो बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या चीज होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आप क्या ले रहे हो, एक्चुअल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन ले रहे हो बार बार, मतलब लोड आप अप्लाई कर रहे हो, हम लोड इलोंगेशन कर्व नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोड इलोंगेशन कर्व नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोड इलोंगेशन कर्व ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम रादर देन लोड इलोंगेशन कर्व हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए और एक्चुअल लेंथ भी चाहिए। अगर मैं एक्चुअल लेंथ ले रहा हूं, ठीक है, और एक्चुअल एरिया ले रहा हूं, देन दैट कर्व इज नोन एज, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अब जैसे जैसे आप टेस्ट करोगे, क्योंकि आपने क्या किया, स्पेसिमेन ले लिया, आपने स्पेसिमेन लिया, आपने स्पेसिमेन ले लिया, ये ए और बी ले लिया, ठीक है, आपने स्पेसिमेन ले लिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब आपने स्पेसिमेन ले लिया, ठीक है, आपने स्पेसिमेन ले लिया, अब बहुत ध्यान से देखो, जब आप इसमें लोड लगा रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होता चला जाएगा एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, अब आप लोड लगा रहे हो तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप लोड बढ़ाते चले जा रहे हो तो एरिया डिफरेंट होता चला जाता है। अगर आप एक्चुअल एरिया लेते हैं एट द टाइम, इंस्टेंटेनियस एरिया अगर लेते हैं टेस्ट के टाइम पे, और फिर अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस, क्योंकि आप ट्रू एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बताते हैं, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट पी अपॉन ए इंस्टेंटेनियस। अगर आप इंस्टेंटेनियस एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल एरिया नहीं, इंस्टेंटेनियस एरिया अगर आप लेते हैं फॉर द ड्रॉइंग ऑफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, और तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एप्सिलॉन टी इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। इंस्टेंटेनियस लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर चेंज इन लेंथ अगर आप निकालते हैं, ठीक है, सो दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी के लिए इसे आप भूल जाइए, ठीक है, इसका भी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, हम ये क्यों नहीं लेते हैं ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी आप इतना लिख लीजिए, ये क्यों नहीं लेते हैं इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी ऑलवेज टेक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये लिख लीजिए फटाफट। डन, एवरीवन रिटन। चलो बहुत ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज वी आर ड्राइंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे नहीं जाते हैं, हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पे नहीं जा रहे, वी आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमने क्या किया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट कर लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, हमने ये तक भी पता लगा लिया। हमने क्या किया, यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लॉट किया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और एक्स एक्सिस में इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही क्यों हुआ, इसका रीजन हमें पता है। वाई एक्सिस में मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मैंने प्लॉट कर दिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस मैंने क्या कर दिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लॉट कर दिया। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, ये स्पेसिमेन है, ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये स्पेसिमेन है, आपने क्या किया, इस पे लोड लगाया,
लोड को आपने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेस में, और स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया अगर ये सर्कुलर है तो जो भी इसका एरिया है, ठीक है, लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, आपने क्या किया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं 10 यूनिट का, ठीक है, और इसमें स्ट्रेन आ रहा है, और इसमें स्ट्रेन आ रहा है 1 यूनिट का। फिर आपने क्या किया, स्ट्रेस को बढ़ा दिया 20 यूनिट का, और स्ट्रेन आपका आ गया 2 यूनिट का। फिर आपने स्ट्रेस लगाया 30 यूनिट का, और स्ट्रेन आ गया इसमें 3 यूनिट का। आप देखो, अप टू दिस 30 यूनिट ऑफ लोड द स्लोप इज कांस्टेंट, द स्लोप इज कांस्टेंट 10/1, 20/2, 30/3, 10 कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियली ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लोड लगा रहे हैं और उसमें जो इलोंगेशन हो रहा है, और उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट इज बीन ऑब्जर्व दैट कि यू विल गेट अ कांस्टेंट स्लो, ये जो कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं, यू विल गेट अ कांस्टेंट स्लो। तो जैसे जैसे जिस प्रपोर्शन में, कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्लोप का क्या हो गया मतलब कि जैसे जैसे जिस प्रपोर्शन में स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेस 2 गुना बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी 2 गुना बढ़ रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अगर स्ट्रेस आपका, ठीक है, इसका 10% और इंक्रीज हो गया तो यहां पर भी इसका 10% इंक्रीज हो गया, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो इनिशियली ये ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली कि जब हम लोड लगाते हैं तो उससे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अप टू द पॉइंट, अप टू अ सर्टेन पॉइंट द लोड मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंक्रीजिंग इन अ रिलेटिव मैनर, मतलब बिल्कुल प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं अप टू दिस पॉइंट, जहां तक ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो पॉइंट ए आपका हो गया, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्लियर हो गई वाली बात, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अब बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब क्या हो गया, पॉइंट ओ ए, पॉइंट ओ ए अगर मैं देखूं अप टू दिस पॉइंट फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है मैंने, और मैंने कई बार, आप लोग तो शायद मेरे से भी कई बार क्लास में पढ़े हुए हैं, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ मुझे, ये ये क्लास में मैंने बताया कि नहीं बताया, जो भी मुझसे पढ़े फटाफट यस और नो बोलिए। मेरे ख्याल से सभी मुझसे हैं जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं मुझसे ऑफलाइन में। मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सबको ही पता होगा। अच्छा देखो, जो नहीं पढ़ा है बहुत ध्यान से देखिए, जो नहीं पढ़ा है बहुत ध्यान से देखिए। देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैं बोलता हूं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, हाँ ऑनलाइन में भी बताया शायद मैंने, देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, मतलब पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगी, तो मैं बोल देता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जब भी मैं बोलता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये वाली लाइन देखिए, y इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ये देखो, ये देखो, ये क्या है, यहां पे भी x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, बट आफ्टर अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बाद। तो यहां पर हम बोल देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम ये बोल देते हैं y क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल वाला केस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस है। तो यहां पर मैंने क्या है, देखो ऑरिजिन से पास हो रही है लाइन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जैसे ही आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस इज एक कांस्टेंट आ जाएगा, इज स्ट्रेन।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल हो गया, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बात समझ में आ गई आप लोग को? It is the slope of the curve up to the proportionality limit. समझ में आ गया सबको? चलो अब देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब है यंग्स मॉडुलस का, क्या मतलब है ये अपन समझते हैं। यंग्स मॉडुलस का क्या मतलब है ये हम समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 मिनट पेन नीचे रखो। यहां तक सबने लिख लिया, ये वाली स्लाइड सबने लिख ली? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, पहले के क्वेश्चन मिल गए कितने? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, अब हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ये हेडिंग डालिए। ये हेडिंग डालिए फटाफट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। चलो देखो बहुत ध्यान से, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो क्या हमने देखा, यंग्स मॉडुलस क्या बताता है, इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, ये ऊपर चला जाएगा, तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा ई, डेल्टा एल, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां पर 2 स्पेसिमेन लिए। ठीक है, आपने क्या किए, 2 स्पेसिमेन लिए, ये देखो आपने क्या किए, 2 स्पेसिमेन ले लिए। ठीक है, आपने 2 स्पेसिमेन ले लिए, और आपने क्या किया, स्पेसिमेन ए है और स्पेसिमेन बी है, 2 स्पेसिमेन लिए आपने। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के, तो आपने 2 सैंपल लिए हैं, डिफरेंट मटेरियल है ये, दोनों ही डिफरेंट मटेरियल है, दोनों ही डिफरेंट मटेरियल है, बट दोनों का शेप और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और दोनों की लेंथ सेम है।
लेट अस सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी लेंथ कितनी है, लेट अस सपोज एल है, इसकी भी लेंथ कितनी है, लेट अस सपोज एल है, ठीक है। और दोनों पे आपने क्या किया, सेम लोड अप्लाई किया, दोनों पे आपने क्या किया, सेम लोड अप्लाई किया, लेट अस सपोज पी लोड आपने अप्लाई किया, और आपने ये देखा इस वाले मटेरियल में जो इलोंगेशन हुआ वो इतना हुआ, मटेरियल ए में जो इलोंगेशन हुआ वो इतना हुआ, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ इसमें इतनी आई, इस वाले मटेरियल में चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा आ गई, इस वाले मटेरियल में जो चेंज इन लेंथ है वो ज्यादा आ गई, डेल्टा L2 डेल्टा L1। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर दो स्पेसिमेन है, दो स्पेसिमेन है, बहुत ध्यान सुनिए, अभी पेन नीचे रखिए और सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर दो स्पेसिमेन है, ठीक है, और देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अगर दो स्पेसिमेन है जिसमें आपने लोड, ठीक है, जिनका लेंथ, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर दो स्पेसिमेन है जिनमें आपने क्या किया, लोड सेम लगाया है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मतलब क्या हो गया, जिस मटीरियल, मतलब यानी कि क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, यंग्स मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। अगर मैं स्पेसिमेन ए के लिए बोलूं, स्पेसिमेन ए के लिए अगर मैं बोलूं और स्पेसिमेन बी के लिए अगर मैं बोलूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर स्पेसिमेन ए के लिए मैं बोलूं तो क्या बोला मैंने, डेल्टा चेंज इन लेंथ फॉर स्पेसिमेन ए इज लेस देन चेंज इन लेंथ फॉर द स्पेसिमेन बी। इसका क्या मतलब हो गया, यंग्स मॉडुलस फॉर ए विल बी मोर देन, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए विल बी मोर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए विल बी मोर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब हो गया, जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा स्टिफ है, वो क्या करेगा, आपके डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा। जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, देखिए ई ए ज्यादा है, ई ए ज्यादा है, जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टिफ है इन रजिस्टिंग दी एक्सियल लोड। जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा स्टिफनेस दिखाएगा, वो ज्यादा लोड को रजिस्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इट्स लेंथ। तो अगर मैं ई ए ग्रेटर देन ई बी बोल सकता हूं तो उसका क्या मतलब हुआ, मतलब सैंपल ए इज मोर स्टिफ, दिस रिप्रेजेंट दैट सैंपल ए इज मोर स्टिफ। तो हमने ये क्या बोला, जिस भी, अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ठीक है, जिस भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो मटेरियल ज्यादा स्टिफ है, मतलब उसमें चेंज इन लेंथ कम आएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड। ये पॉइंट समझ में आया सबको, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, जल्दी बोलिए मुझे, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया, यहां से लिखिए फटाफट। ये लिख लीजिए, अब ये लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए नोट के फॉर्म में, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, E इज नथिंग बट, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल अंडर एक्सियल लोडिंग, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल अंडर एक्सियल लोडिंग, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मटेरियल विद हायर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल विद हायर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव लेस डिफॉर्मेशन, हैव लेस डिफॉर्मेशन, ये लिख लीजिएगा।
डन। मजा आया इस कॉन्सेप्ट में। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये डायग्राम इतना सिंपल है ना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे ई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यंग्स मॉडुलस का असली मतलब क्या है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तभी मैंने आपको बोला था यार, ये जो सब्जेक्ट है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है यार। मतलब इसमें जो टर्म्स आते हैं ना, वो आपको जिंदगी भर काम आएंगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने एक स्पेसिमेन लिया है स्टील का, एक स्पेसिमेन मैंने लिया है स्टील का, और इसकी जो यंग्स मॉडुलस है वो है, इसका जो यंग्स मॉडुलस है, एक मिनट, इसका यंग्स मॉडुलस है 200 जीपीए, ठीक है। और एक मैंने स्पेसिमेन लिया है, एक मैंने स्पेसिमेन लिया है रबर का। रबर का यंग्स मॉडुलस कितना है, रबर का यंग्स मॉडुलस 0.7 जीपीए है। तो आप मुझे बताइए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, अगर पी लोड में लगाता हूं किस में ज्यादा इलोंगेशन आएगा, जल्दी बताइए मुझे। अगर मैं पी लोड लगाता हूं, ठीक है, तो कौन किस में ज्यादा इलोंगेशन आएगा। अगर मैं पी लोड लगाता हूं तो मटेरियल 1 में ज्यादा इलोंगेशन आएगा, मटेरियल 2 में ज्यादा इलोंगेशन आएगा। मटेरियल 2 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, ए में लेस आएगा क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टिफ है एज पर टेकिंग द एक्सियल लोड। इसका यंग्स मॉडुलस कम है, इट इज लेस स्टिफ, तो इसमें ज्यादा इलोंगेशन आएगा। सो आप यहां पर ज्यादा इलोंगेशन दिखा दीजिए, इसमें कम इलोंगेशन और इसमें ज्यादा इलोंगेशन। और ये प्रैक्टिकली होता भी है, और ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। स्टील को आप स्ट्रेच करो, रबर को स्ट्रेच करो, रबर ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, इलोंगेट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें डेल्टा एल इतना आ गया, इसमें चेंज इन लेंथ इसमें इतना आ गया, और इसमें चेंज इन लेंथ कितना आ गया, इसमें चेंज इन लेंथ इतना आया है। क्लियर हो रही है दोस्तों ये वाली बात, मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बताओ। आधा घंटा और पढ़ें, 30 मिनट और पढ़ें, जल्दी बताओ मुझे। अगर बोर नहीं हुए हो तो आधा घंटा और पढ़ें, जल्दी बताओ मुझे। अगर बोर नहीं हुए तो आधा घंटा और पढ़ें, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अगर बोर नहीं हुए तो आधा घंटा और पढ़ें, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है चलो, आधा घंटा और पढ़ते हैं, ठीक है। कमर कस के बैठो बिल्कुल। 1 सितंबर, 1 सितंबर एसएससी जेई की डेट आ गई है, एसएससी जेई की डेट आ गई है 1 सितंबर, ठीक है। तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस करना पड़ेगा यार, ठीक है ना, थोड़ा और पढ़ते हैं यार आज। और इस सब्जेक्ट से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेरी गारंटी है 10 के 10 क्वेश्चन, 12 के 12 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। आप बस लेक्चर देखते जाओ, ठीक है। ठीक है चलो, हाफ एन आवर और पढ़ते हैं, हाफ एन आवर और पढ़ते हैं चलो।
देखो बहुत ध्यान से देखिए विशाल, इसका आंसर अभी मैं आपको देता हूं, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल का अभी हम ब्रिटल मटेरियल पे आएंगे ना, तो वहां पर मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ वैसे आपने पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये पॉइंट देख लिए। देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, और ये कौन सा हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमने प्लॉट कर लिया और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और हम कहां तक आ गए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आ गए हम, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए, ठीक है, यहां तक आ चुके हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कंसिस्टेंटली लोड बढ़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्या है, क्वाजी स्टैटिक लोडिंग है, क्वाजी स्टैटिक लोडिंग है। आप पी को ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हैं, आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ गया जब क्या हो रहा है, ये जो आपका है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, मतलब ऐसा ड्रॉ आपका आ गया। क्योंकि देखो क्या है, यूटीएम क्या होता है, अब तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका प्लॉट होता ही रहता है। आप कोऑर्डिनेट डाल देते हो, स्पेसिमेन का साइज डाल देते हो, लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, और कि उसमें जैसे जैसे इलोंगेशन आता जा रहा है, उसमें प्रॉपर प्लॉट होता चला जाता है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमने क्या देखा, ये पॉइंट बी आ जाता है। ये पॉइंट बी क्या है, दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक पॉइंट। देखो ये क्या होता है, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक पॉइंट। देखो इलास्टिक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बी। अब हम आ गए हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट का मतलब क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट कि इतने लोड जब तक, यहां तक आप जब तक आ चुके हैं, जितना लोड आप लगाए, अगर आप वो लोड रिमूव कर देते हैं तो जो आपका स्पेसिमेन है इट विल टेक द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जैसे ही आप लोड रिलीज करोगे, स्पेसिमेन क्या होगा, अपनी ओरिजिनल लोकेशन, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, मतलब अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ जाएगा। मतलब जितना उसमें स्ट्रेन आया होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इतना स्ट्रेन आया इसमें, अप टू दिस पॉइंट इतना स्ट्रेन आया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप लोड रिलीज करोगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रेन रिकवर हो जाएगा, ठीक है। रिकवर हो जाएगा मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अप टू दिस लोड, अप टू दिस लोड, ठीक है, मटेरियल बिहेव्स एज अ इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अप टू दिस लोड मटेरियल बिहेव्स एज अ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जैसे ही आप लोड रिलीज करेंगे, ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ जाएगा, इट कम्स टू ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, ठीक है, व्हेन यू रिलीज द लोड, ठीक है, इट कम्स, इट मतलब स्पेसिमेन कम्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। व्हेन यू रिलीज द लोड, इट कम्स टू, इट कम्स टू ओरिजिनल लोकेशन। इट कम्स टू ओरिजिनल लोकेशन। बात समझ में आ गई आप लोग को, व्हेन यू रिलीज द लोड, इट कम्स टू ओरिजिनल लोकेशन। तो इलास्टिक रीजन ये पूरा होता है, दिस इज नोन एज द इलास्टिक रीजन। यहां से लेके यहां तक दिस रीजन इज नोन एज द इलास्टिक रीजन। अब इलास्टिक रीजन दो टाइप के होते हैं, आप देखो लीनियरली इलास्टिक, और ये आपका ए से बी आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर इलास्टिक। इलास्टिक रीजन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। इस रीजन में दो दो रीजन आते हैं, कौन कौन से, ओ से ए, इसे बोलते हैं लीनियर इलास्टिक रीजन। ए टू बी इज नोन एज नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। तो ये लिख लीजिए इलास्टिक रीजन, ये यहां पर ही लिख देता हूं मैं, इसके नीचे ही लिख देता हूं इलास्टिक रीजन, ठीक है। ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो लीनियर इलास्टिक रीजन, इसे हम बोलते हैं ए से बी, और एक आपका क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन वो आपका क्या हो गया, ए से बी हो गया, नॉन लीनियर ए से बी, और ये ओ से बी, ये सॉरी ओ से ए, सॉरी लीनियर इलास्टिक रीजन इज ओ टू ए।
अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जब आप अब लोड बढ़ाते जा रहे हो, अब भी लोड आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया, नाउ द कर्व विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखो अगेन द कर्व विल मूव ऑन द अपवर्ड, दिस इज नोन एज द पॉइंट सी, दिस इज नोन एज द पॉइंट सी, ठीक है। अब यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, अब यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, अब जब आप लोड बढ़ा रहे हो, ठीक है, अब आप जब लोड बढ़ा रहे हैं तो जैसी लोड हटाएंगे अब स्टार्ट यील्डिंग। अब क्या होगा, जैसे इलास्टिक रीजन के आगे अब आप लोड लगाओगे, जो भी स्ट्रेन आपका आएगा वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है। और आप क्या बोल रहे हो कि सर ये कैसे पता चल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, बार बार स्पेसिमेन का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तब जाके हम इस कर्व पर आ पाए, तब जाके हम इस कर्व पर आ पाए। और ये क्या होता है, ये एक बार स्लाइड नीचे भी आता है, ये स्लाइड नीचे भी आता है, ये हो गया डी पॉइंट, ये पॉइंट आपका हो गया। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत ही एग्जैजरेटेड, आपको बहुत ही बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, मैंने आपको बड़ा करके दिखाया, एक इसका मैग्नीफाइड व्यू बताया। इन एक्चुअल कर्व्स दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ए और बी को हम क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं। इन सम ऑफ द बुक इट इज रिटन एट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट, एक ही बात होती है। बहुत ध्यान से देखो, इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया, जल्दी बताइए मुझे, इतना लिखा आप लोगों ने? यार टाइम का पता ही नहीं चल रहा यार, कैसे 15 मिनट भी बीत गए, पता भी नहीं चला यार। जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखिए, ये कंप्लीट करना है। डन। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो सी इस पॉइंट पे क्या होता है, सी पॉइंट पे मटेरियल यील्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सी पॉइंट पे क्या होता है, मटेरियल स्टार्ट्स यील्डिंग, मटेरियल स्टार्ट्स यील्डिंग, ठीक है, ठीक है। और सी के बाद क्या आता है, डी पॉइंट आता है, सी और डी, सी और डी, सी और डी के लिए क्या होता है, सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, और डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है, सस्टेन नहीं होता है, रुकता नहीं है, एकदम से ये ग्राफ नीचे आ जाता है, सी पॉइंट रुकता नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी ये क्या होता है, डी पॉइंट पे आ जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे आप कभी मटेरियल साइंस पढ़ेंगे ना, तो मटेरियल साइंस में एक्चुअली क्या बताया गया है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, मटेरियल साइंस में आपको बता देता हूं वाई देर इज ये पॉइंट, ये सी से, ये सी अगर है तो ये डी पर क्यों आया, ठीक है, ये डी पर ये पॉइंट क्यों आता है, इसे बोलते हैं क्वार्टल इफेक्ट। क्वार्टल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्वार्टल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर स्टील के एटम्स के बीच में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टील के एटम्स में अगर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्लिपिंग ऑफ द कार्बन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लिपिंग ऑफ द कार्बन एटम इन दी वॉइड्स, ठीक है, ये क्या होता है, दिस कर्व बिकम्स, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। और एक और चीज भी हम बता देते हैं, ये क्यों सस्टेन नहीं होता है, सी पॉइंट पे ही कर्व क्यों नहीं रुक जाता है आगे, मतलब ये नीचे होके फिर आगे क्यों बढ़ता है, इसका रीजन क्या होता है, जब भी कभी ट्रांजिशन पे आते हैं हम लोग, कभी भी ट्रांजिशन पे अगर हम आते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी ट्रांजिशन पे आते हैं, मतलब इलास्टिक से प्लास्टिक ट्रांजिशन हो गया कि नहीं हो गया, जब भी हम कभी ट्रांजिशन फेज में आते हैं, ठीक है, तो स्टील में ये देखा गया ट्रांजिशन फेज में कर्व आपका ये अनयूजुअल इफेक्ट दिखाता है, ये कर्व ऑलवेज शो दिस अनयूजुअल इफेक्ट, सी पॉइंट ही सस्टेन नहीं होता है, तुरंत एकदम से नीचे आ जाएगा फिर आगे जाएगा। इसके बहुत सारे रीजन है, बट अभी आप क्या कर लीजिए, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ये 2 पॉइंट आते हैं, ट्रांजिशन मतलब इलास्टिक से प्लास्टिक आते हुए ये ट्रांजिशन आता है, इसलिए 2 पॉइंट आते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। और इसका जो एग्जैक्ट आपका जो आंसर है वो मटेरियल साइंस में दिया गया है, इट इज अफेक्टेड बाय, इसे बोलते हैं कॉर्टेल इफेक्ट, ठीक है, कॉर्ट्रेल इफेक्ट, सॉरी कॉर्ट्रेल इफेक्ट। तो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये मैकेनिकल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, बट कभी और टाइम मिलेगा तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था, ईएससी के इंटरव्यू के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया था कि ये क्वार्टरल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज एल्यूमिनियम में नहीं होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के, ठीक है, इंटरस्पेसेस में, इंटरवॉइड्स में क्या होता है, कार्बन नहीं होता है, तो वहां पर ये नहीं होता है, एल्यूमिनियम में ये चीज नहीं आती है, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट नहीं आता है, बट स्टील में आता है ये चीज।
तो ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड है। देखिए बहुत ध्यान से, तो हम कहां तक आ गए, डी तक आ गए अब हम, ठीक है। अब डी के बाद ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अगर बोलेगा ना, ये अपनी कॉपी में नोट के फॉर्म में कहीं छोटा सा लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला यील्ड स्ट्रेस आपका क्या है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या डिनोट करता है, पॉइंट डी डिनोट करता है, पॉइंट डी, मतलब वो हमेशा क्या होगा, लोअर यील्ड पॉइंट होगा। जब भी कभी किसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं वो हमेशा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अपर यील्ड पॉइंट होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, सस्टेन नहीं होता है, हमेशा एकदम से नीचे आ जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट पे, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको किसी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस दिया होगा तो दैट इज ऑलवेज पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है आपका, लोअर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। स्टील का आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनवा लेंगे और फिर पूछेंगे यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, धड़ाधड़ स्टूडेंट बोल देते हैं 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तुरंत वो पूछ लेंगे ये अपर यील्ड पॉइंट है कि लोअर यील्ड पॉइंट है। इट इज ऑलवेज लोअर यील्ड पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट सस्टेन्ड होता है, क्योंकि इसी पॉइंट के आगे आपका कर्व जाता है, ये पॉइंट आपका सस्टेन्ड है, इस पॉइंट के आगे आपका कर्व जाता है, देखिए इस पॉइंट के आगे आपका कर्व जा रहा है, ये देखो इस पॉइंट के आगे आपका कर्व जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के आगे आपका कर्व जा रहा है, इसको बोलते हैं डी से ई, दिस पॉइंट, ये दिस पॉइंट डी टू ई, ठीक है, दिस पॉइंट डी टू ई, दिस इज नोन एज, ठीक है, यील्डिंग, ये आपका क्या है, यील्ड रीजन है, ठीक है, ये यील्डिंग यहां पर हो रही है। यील्डिंग मतलब क्या हो गया, यील्डिंग मतलब क्या हो गया कि विदाउट स्ट्रेस के बिना बढ़े हुए आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस का बिना बढ़े हुए आपका स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा कि आप लोड लगा रहे हो, एकदम से लोड रुका भी है तो भी इसमें स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला रहा है, इसे बोलते हैं यील्डिंग फिनोमेना, इसे बोलते हैं यील्डिंग फिनोमेना। और इसी का यूज हमने किया है, इसी का यूज हमने किया है इन स्टील स्ट्रक्चर। अब आप मुझे एक चीज का आंसर बताइए, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है, एक पॉइंट आपका बहुत ध्यान से सुनिएगा। डीई रीजन जो है इसे बोलते हैं यील्डिंग रीजन, इस रीजन में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये बताइए मुझे, इस रीजन में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जल्दी बताओ मुझे, सोचो बहुत ध्यान से, क्या इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यस और नो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, बहुत ध्यान से सोचिए, मुझे बहुत ध्यान से सोचिए। बहुत देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब क्या हो गया, बहुत ध्यान से। अब आप पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो और सुनो बहुत ध्यान से, अरे सुनो यार, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको वॉल्यूम चेंजेस का फिनोमेना बताता हूं यहां पर, ये आप बहुत कम लोग को पता होता है, वॉल्यूम चेंज का फिनोमेना बताता हूं मैं आप लोग को, बहुत ध्यान से सुनिए, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। आपने क्या किया, ओ से बी देखा, ओ से बी देखा, ओ से डी मान लीजिए, ओ से आपने बी देखा। पहले रीजन में क्या होता है, इलास्टिक रीजन में जैसी जैसी आप लोड लगाते हैं, जैसे जैसे आप लोड लगाते हैं, ठीक है, इन इलास्टिक रीजन, ये आप इलास्टिक रीजन में देख रहे हैं, इलास्टिक रीजन में जब आप लोड बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि सेम डायमेंशन सेम रहती है, बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल आपका क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल एरिया में चेंज आता है, बहुत नेग्लिजिबल एरिया में चेंज आता है, लेंथ इंक्रीज कर जाती है। अगर लेंथ इंक्रीज कर गई तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, अगर लेंथ इंक्रीज कर गई तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, यस और नो? बट डीई रीजन में क्या होता है, डीई रीजन में क्या हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यील्डिंग रीजन में, यील्डिंग रीजन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यील्डिंग रीजन में ये देखा गया है, इन यील्डिंग रीजन, ये आपका यील्डिंग रीजन में आ चुका है। अब यील्डिंग रीजन में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, इन यील्डिंग रीजन आपका एरिया कम होता रहता है और लेंथ बढ़ता रहता है, एरिया कम होता रहता है और लेंथ बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, एरिया आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेंथ आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, कांस्टेंट आपका है, वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा,
In yielding region, volume is constant. In yielding region, volume is constant, but in elastic region, volume increases. On tensile test, volume increases. ये नोट करके लिख लो, बहुत काम आएगा. कई सारी डेरिवेशन में हम ये यूज करेंगे. इन यील्डिंग रीजन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. यस है, बिल्कुल बिल्कुल यस है. ठीक है ना. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर इसके पॉइंट में लिख देता हूं. ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. ठीक है, इफ लेंथ इंक्रीजेस, इस वाले रीजन में क्या होता है, इफ लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, लेटरल डायमेंशन डिक्रीजेस. लेटरल डायमेंशन डिक्रीजेस इन दिस रीजन. सबको समझ में आ गया? दोनों रीजन में वॉल्यूम का फिनोमेना समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी बताओ यार मुझे, दोनों रीजन में वॉल्यूम फिनोमेना समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिए. अब जब आप और भी ज्यादा लोड इंक्रीज कर रहे हैं, नाउ यू आर इंक्रीजिंग मोर लोड. ठीक है, तो अब तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं? अब जब आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं, ये आ गए आप ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, और फिर डी पॉइंट, और ये ई पॉइंट हो गया. तो ये बोलते हैं यील्डिंग रीजन. अब होता क्या है, अब मटेरियल और ज्यादा स्ट्रेस रेजिस्टेंस देने लग गए. लोड में और ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब यहां पर क्या था, बिना स्ट्रेस बढ़ाए हुए एकदम से स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया. देखिए बहुत ध्यान से, इस कर्व को देखो ना, स्ट्रेट लाइन को, बिना स्ट्रेस बढ़ाए हुए, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन एकदम से बढ़ गया. बट जैसी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद क्या होता है, मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाते हैं. एंड दिस कर्व विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, इसे बोलते हैं एफ, स्ट्रेन हार्डनिंग. दिस रीजन इज नोन एज ईएफ रीजन, इज नोन एज ईएफ रीजन इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या हुआ कि मटेरियल के जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देने लग गए. ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं मटेरियल ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस. ह्यूज रेजिस्टेंस का मतलब स्ट्रेन नहीं आ रहा है बट स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. उसमें मटेरियल में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बट उसमें स्ट्रेन नहीं आया. तो इसका मतलब क्या हो गया, मटेरियल ऑफरिंग ह्यूज रेजिस्टेंस. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, मटेरियल ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस, ह्यूज रेजिस्टेंस. मटेरियल ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस. ठीक है ना, ये वही चीज हो गई. मैं आपको बताता हूं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, स्टील रॉड. स्टील रॉड, स्टील रॉड को आप ताकत लगा के नीचे तक खींच के लेके आइए, मतलब वो प्लास्टिक से नीचे आ जाए. ठीक है, अब उसके बाद उसे वापस लेके आओ. देखो बहुत डिफिकल्टी होगी आपको वापस लाने में. बिकॉज क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेस प्लास्टिक रीजन तक आ चुका होता है, मतलब मटेरियल यील्ड कर चुका होता है, फिर जब आप उसे वापस लाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी. रीजन क्या होता है, बिकॉज इस रीजन में, ठीक है, प्लास्टिक रीजन के बाद मटेरियल बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है. ठीक है, इतना रेजिस्टेंस है, इसीलिए उसे वापस पोजीशन में लाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है. क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हुई ये वाली बात? सो दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज अल्टीमेट पॉइंट. यहां पर लिख देता हूं, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज अल्टीमेट पॉइंट. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट.
ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. आफ्टर दिस अगर इसके बाद भी आप लोड बढ़ाते हैं, इसके बाद क्या होता है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूसेस. इसके बाद क्या होता है, इट इज बीन ऑब्जर्व दैट आफ्टर पॉइंट ई देयर इज अ नेकिंग. अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आपने ये स्पेसिमेन लिया है तो इस स्पेसिमेन में क्या हो जाता है, नेकिंग हो जाती है. अब नेकिंग, यहां नेकिंग स्टार्ट हो गई, ये देखिए नेकिंग स्टार्ट हो गई. हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीज इन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. देखिए ये देखिए यहां पर, अब हम इस रीजन में आ गए. इस रीजन में होता क्या है कि मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं टू दी चेंजेस. आपने क्या किया, मॉलिक्यूल चेंजेस को रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि आपको कोई खींच रहा था, आप आगे बढ़ते जा रहे थे, बट क्या हुआ, एकदम से आपने ताकत लगा दी, नहीं अब मैं नहीं खींचूंगा, तो क्या होगा, दूसरा वाला बंदा आपको खींचेगा और ज्यादा खींचेगा, बट आपने क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है. तो क्या हो गया, बहुत कम स्ट्रेन आया इस रीजन में और स्ट्रेस एकदम से मटेरियल में बढ़ गया. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस दे रहा है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब देखो, बट रेजिस्टेंस देने की भी एक लिमिट है. आफ्टर दिस लिमिट होगा क्या, आफ्टर दिस लिमिट द एरिया ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस. अब एरिया अगर मटेरियल के डिक्रीज हो गया, सो होगा क्या, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, एरिया रिड्यूस होता चला जाएगा. आफ्टर द पॉइंट एरिया रिड्यूस होता चला जाएगा और क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कम होता चला जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम लेस और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एट अ सर्टेन लोड इसमें क्या हो जाएगा, कप एंड कोन फेलियर विल टेक्स प्लेस. ये कप एंड कोन फेलियर होता है. ये कप एंड कोन फेलियर, इसे बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर. कप एंड कोन फेलियर विल टेक प्लेस. ठीक है, सो और ये जो कर्व होता है, क्योंकि एरिया रिड्यूस हो गया, नाउ दिस कर्व विल रिड्यूस टू दिस पॉइंट. एरिया कम हो गया तो स्ट्रेन हल्का सा बढ़ा और स्ट्रेस कम हो गया. ठीक है ना, एंड दिस इज द फ्रैक्चर. यहां पर आपका क्या हो गया, कट हो गया. ये तो ये ई एफ पॉइंट हो गया, इसे आप जी पॉइंट बोल लीजिए. सो ये पूरा यहां पर हम बोल देते हैं, इतना आपका कप एंड कोन फेलियर हो गया. ये पूरा टेस्ट है. इस पूरे टेस्ट में हमने कितने पॉइंट सीखे, ए बी सी डी ई एफ जी, इतने पॉइंट हमने सीख लिए. इसे हम बोल देते हैं रप्चर. जी रहने दीजिए, इसे आप रप्चर लिख लीजिए. तो इस पॉइंट पे, इस वाले स्ट्रेस पे क्या हो गया, रप्चर हो गया. तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं क्या क्या रीजन आपके हैं, ठीक है, तो रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो बहुत ध्यान से, ये आपका इलास्टिक रीजन है, दिस इज नोन एज द इलास्टिक रीजन, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर वी ट्रीट दिस एज अ प्लास्टिक रीजन. इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, इलास्टिक रीजन है, और ये आपका क्या है, प्लास्टिक रीजन है. ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और ये आपका क्या है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग बोल देते हैं, या नेकिंग रीजन या फिर स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये रीजन्स मैंने आप लोग को डिफाइन कर दिए. अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है, अभी हमने ये सीखा था
वाई वी आर टेकिंग फॉर द एनालिसिस, वाई वी आर टेकिंग, ठीक है, वाई वी आर टेकिंग द इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, why we are taking the engineering stress and engineering strain, why not true stress and true strain, because क्या होता है देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ठीक है, बिकॉज क्या होता है, हम जब भी सोम में देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जब भी हमारे कोई डिफॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, डिफॉर्मेशंस आर वेरी लेस, हम क्या करते हैं हमेशा इलास्टिक रीजन में काम करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन जो आपके होते हैं इलास्टिक रीजन में कम होते हैं, इलास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन बहुत कम होते हैं, हार्डली हम कितना मान के चलते हैं 0.1% डिफॉर्मेशन होते हैं, और प्लास्टिक रीजन में हम लोग हमारा डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम सोम में क्या मान के चलते हैं, ये हमारा अजम्पशन होता है कि डिफॉर्मेशन हमारे बहुत कम हो रहे हैं, डिफॉर्मेशन अगर आपके बहुत कम होंगे इन इलास्टिक रीजन, अब मैंने आपको बताया था इलास्टिक रीजन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, बहुत नॉमिनल चेंज आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में बहुत ही नॉमिनल चेंज आता है, और लेंथ में भी आपका बहुत ही नॉमिनल चेंज आता है, तो इन इलास्टिक रीजन, ठीक है, एक्चुअल एरिया एंड ओरिजिनल एरिया एंड इंस्टेंटेनियस, मतलब एक्चुअल एरिया में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो अगर हम कभी इलास्टिक रीजन में बात करते हैं, एंड वी ऑलवेज डील इन द इलास्टिक रीजन जहां डिफॉर्मेशन बहुत कम आता है, तो वहां पर ओरिजिनल एरिया और इंस्टेंटेनियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए जो हमारी थ्योरीज हैं, ठीक है, जहां पर भी आप इलास्टिक रीजन तक की बात करेंगे और वहां पर अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन बनाते हैं, तो आपके रिजल्ट्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन बना लेते हैं, ठीक है, सो ओरिजिनल एरिया और इंस्टेंटेनियस एरिया आर नियरली सेम इन इलास्टिक रीजन, इन इलास्टिक रीजन, क्लियर हो गई ये वाली बात। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, चाहे आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस लिख लीजिए या फिर ट्रू स्ट्रेस लिख लीजिए, बात एक ही है, इन इलास्टिक रीजन ये ऑलमोस्ट नियरली सेम होते हैं, ये नियरली सेम होते हैं, सबको समझ में आया भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वॉल्यूम वाला फैक्टर ना बहुत काम आपको आएगा, जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है ना वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, हम क्या करते हैं इसीलिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया गाइस, आज की क्लास समझ में आई सबको। बिटवीन ई एंड रप्चर एट वन स्ट्रेस देयर आर टू स्ट्रेन, हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, बिटवीन ई एंड रप्चर, अच्छा ठीक है, बिटवीन ई एंड रप्चर ये बोल रहे हैं ना आप, चलिए देखिए बहुत ध्यान से, यहां से यहां क्या आप बोल रहे हैं कि एक ही स्ट्रेस पे दो स्ट्रेन, ठीक है ना, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हो गया क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर जब आप आते हैं आफ्टर दी अल्टीमेट पॉइंट देयर इज अ नेकिंग टेक प्लेस, देयर इज अ नेकिंग टेक प्लेस, देखो यहां पर नेकिंग हो रहा है ना, तो एरिया कम हो गया, तो एरिया कम हो गया तो हो सकता है एक ऐसा लोड आ जाए जो कि पहले भी आ चुका था, उसी लोड पे वही स्ट्रेन मिल जाए आपको, क्योंकि एरिया डिफर हो गया ना यहां पर आते आते नेकिंग की वजह से, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफर हो गया, दैट इज द रीजन, ठीक है, चलिए रिवाइज करते रहिए गाइस, ठीक है, और ऐसी तरीके से हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताता रहूंगा, ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप ये सोम कंप्लीट कर लेंगे ना, सोम जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, चाहे आप ईएससी प्री के क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे आप ईएससी गेट के क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं इतने डिटेल में इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। दो किताब पढ़ने का नतीजा है, एनपीटीएल लेक्चर पढ़ने का नतीजा है जो मैं आप लोग को पूरा पूरा बता रहा हूं, दो किताब पूरी पढ़ी है मैंने, एनपीटीएल लेक्चर पूरे पढ़े, तब जाके मैं आप लोग को इतना बता पा रहा हूं।
ठीक है। सो गाइज, जो भी आपके फ्रेंड है जो सोम अच्छे से सीखना चाहते हैं, काइंडली शेयर जरूर करें। शेयर इन द सेंस कि उन्हें बताएं जरूर कि कितनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। क्लियर हो रही है वाली बात? तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे और थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।